हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदेश्वर शर्मा और अब बस कुछ दिनों में आप लोग आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम देने जाने वाले हैं। एक्चुअल में पता है किसका आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम है, किसका नहीं है। और उसके बाद आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम है। अभी हमें पता नहीं है किसका आरआरबी क्लर्क मेंस एक्चुअल में है, किन्होंने प्री क्लियर कर लिया है, कौन प्री क्लियर नहीं कर पाए। बट अल्टीमेटली दिमाग में ये तो रहना चाहिए, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है तब तक आप ये मान के चलो आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आप 6 तारीख को कहीं ना कहीं अपना आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो इस बार आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, हर एक सेक्शन को कैसे पिक करना है और कुल मिला के पूरा का पूरा पेपर आपको कैसे डील करना, आज के सेशन में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। अब इस डिस्कशन को करने का मोटिव क्या है, क्योंकि अभी तक आपका जो आरआरबी पीओ मेंस होता था या आरआरबी क्लर्क मेंस होता था, वहां पर कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी। इस साल से सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस की गई है। तो बात करते हैं ओवरऑल आप लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे और सेक्शन बाय सेक्शन आप कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, इस बार आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिल रहा है। तो रीजनिंग की बात करें, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए टाइमिंग आपके पास है 30 मिनट्स। क्वांट 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए अगेन 30 मार्क्स। जीए की बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ही रहेंगे, सिर्फ 15 मिनट का समय आपको मिला है। ठीक है, उसके बाद आप हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हैं, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स। अब बात करें लैंग्वेज की तो 30 मिनट्स थोड़े से यहां पर ज्यादा है, इसको 20 मिनट भी किया जा सकता था और इस 10 मिनट को निकालकर 5-5 मिनट अगर यहाँ ऐड कर देते तो थोड़ा अच्छा होता। बाकी आईबीपीएस से कुछ सोच समझ के किया होगा, बट हाँ लैंग्वेज में आई थिंक 20 मिनट अगर टाइम रहता तो काम चल जाता। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर 20 मार्क्स का 15 मिनट। तो ये आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल डिवीजन दिया गया है। टोटल आपका 120 मिनट्स का ये एग्जाम रहने वाला है ना। अब पिछले साल तक क्या होता था, जैसे आप बात करें आरआरबी एक ऐसा एग्जाम जिसके प्रीलिम्स में आप सभी को पता है कहीं ना कहीं आपके पास क्वांट और रीजनिंग आता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, सबसे पहले मैथ्स, और या मैथ्स नहीं लिखे क्वांट लिखते हैं डायरेक्ट, है ना। स्टूडेंट्स क्या करते थे, सबसे पहले क्वांट और रीजनिंग को पिक करके यहां पर अपना लगभग 1-1.25 घंटा बिताते थे या 1 घंटे में क्वांट और रीजनिंग करते थे और यहां से मैक्सिमम अटेम्प्ट निकालने की कोशिश करते थे। उसके बाद कहीं फिर जीए इंग्लिश पर आते थे, फिर कंप्यूटर में कुछ तो भी क्वेश्चंस करके एक अच्छा अटेम्प्ट निकाल लेते थे और ठीक ठाक मार्क्स अगर उनके आते थे तो आरआरबी पीओ और क्लर्क का मेंस उनका क्लियर हो जाता था, है ना। अब सबसे पहली बात है सेक्शनल टाइमिंग है तो आप सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, जो ऑर्डर आएगा उसी ऑर्डर में आपको जो है कहीं ना कहीं अपने सेक्शन को सॉल्व करना है। तो एक वो माइंडसेट थोड़ा सा यहां पर बदला हुआ हमें देखने को मिलेगा, है ना। अब दूसरी बात करें कि भाई 30 मिनट में 40 क्वेश्चन आपके क्वांट और रीजनिंग में है, तो देयर आर चांसेस पेपर जो है आपका प्रीवियस जो भी आपके पेपर आए जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे थोड़ा सा आसान हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि पेपर आसान आप बैठ जाओ अरे यार आसान पेपर आने वाला है मजा आ जाएगा, नहीं। मेंस का पेपर है, थोड़ी इज्जत तो देनी पड़ेगी भाई। प्री का लेवल का क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा, मेंस लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो हाँ, पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ा आसान आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और नहीं तो फिर भैया मेंस तो है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें, आप पेपर शुरू करें, कोई भी सेक्शन आप शुरू करें, सबसे पहले आपको अपने पूरे के पूरे सेक्शन को स्कैन करना है। स्कैन मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग का लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहला सेक्शन खुल के आता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 को आपको स्कैन करना है पूरा, है ना। इस पर्टिकुलर काम में आपको 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट से ज्यादा समय से मत लगाना, ठीक है। ऐसा ये मिनट लिख दिया मैंने, हाँ मिनट, ठीक है ठीक है। आपको मिनिमम या 2 मैक्सिमम आपका 2 मिनट्स का टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि खासकर मेंस एग्जाम में, प्री में भी कई स्टूडेंट्स के साथ ये चीज होती है, खासकर मेंस एग्जाम में क्या होता है,
जो क्वेश्चन हमारे सामने आया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिसलेनियस मिल गया मुझे, मैंने पिक कर लिया, फिर मैं आगे बढ़ गया। अब कई बार क्या होता है, जैसे पहले तो भैया टाइम था नहीं तो हम आराम से क्वेश्चन को चेंज वगैरह कर सकते थे। अब यहां मान लो आप सेक्शनल टाइमिंग के एंड पर आ चुके हो और आपके 40 क्वेश्चंस में से एंड में जाकर आपको एक आसान मिसलेनियस का क्वेश्चन मिल गया, बट आपके पास समय ही नहीं बचा, आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या करोगे, है ना। तो हमें इस चीज से बचना होगा कि भाई ऐसा ना हो कि 40 क्वेश्चन आए हैं और 40 में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें सॉल्व करना तो दूर हम देख भी नहीं पाए, तो वो चीज तो सही नहीं होगी ना, है ना। तो पहले पेपर को स्कैन करना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है कि हाँ ये इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन, इस प्रोसेस को जल्दी करना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन एक सामने आ गया, अच्छा ऐसा वैसे करेंगे वैसे करेंगे, सॉल्व करने बैठ गए, सॉल्व करने का टाइम हमें मिलेगा, है ना, लेकिन पेपर को स्कैन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। 40 क्वेश्चंस आपको करना है 30 मिनट्स में। अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, देखो भाई, बात करें प्री एग्जाम की, आप कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे आपने जो कि पजल से अपना पेपर शुरू करते हैं ताकि सारे की सारी पजल्स वो बना पाए अच्छे से, देन मिसलेनियस में थोड़े बहुत मार्क्स गेन कर लें। लेकिन यहां पर ऐसा रिस्क आप नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता नहीं है किस लेवल की किस टाइप की पजल आएगी और आप उसको सॉल्व कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो स्कैनिंग की प्रोसेस के दौरान आपको पिक करना है सबसे पहले मिसलेनियस के सवाल। जो आपकी स्कैनिंग की प्रोसेस रहेगी उसमें आपको सबसे पहले मिसलेनियस के सवाल पिक करने हैं। अगर कोडेड इनइक्वालिटी आ गया, मैजिक बॉक्स हम पढ़ चुके हैं, बढ़िया तरीके से कर दोगे। कोडेड ब्लड रिलेशन आप सभी को पता है बिना डायग्राम बनाए कैसे किया जाता है। कोडेड डायरेक्शन अगर आ गया, डायरेक्शंस के कोड निकाल लोगे, बना लोगे। सीरीज आ गई, बना लोगे। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है अगर नॉर्मल टाइप का आएगा, बट अगर कोडेड आ गया बढ़िया से कर लोगे। कोडेड सिलोगिज्म हम कर ही चुके हैं, वो भी आराम से कर लोगे। अगर आपके पास 4 स्टेटमेंट वाला सवाल आता है वो भी कर लोगे, है ना। कोडिंग डिकोडिंग में अगर एलएसएन कोडिंग आता है तो उसको स्किप कर देना। अगर सिंपल आपके पास एडवांस चाइनीज या बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आता है उसको आप कर सकते हो, है ना। इनपुट आउटपुट सिंपल दिख रहा है, पिक कर लेना, सॉल्व करना। देखो शिफ्टिंग वाला अगर सिंपल क्वेश्चन है बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर्स वाला क्वेश्चन है तो एक बार थोड़ा उसको स्क्रॉल करना, अगर नंबर्स आसानी से बन रहे होंगे तो वो बन जाएगा, अदरवाइज स्किप कर देना। तो टारगेट आपका ये, पहले आपको मिसलेनियस से कहीं ना कहीं अपने अटेम्प्ट शुरू करने, और मिसलेनियस के बाद फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 2 पजल कम से कम। ठीक है, ये 2 पजल्स मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम, ये मैक्सिमम काउंट नहीं है कि सर ने बोल दिया 2 पजल, 2 करके तीसरी फिर देखी भी नहीं, भले ही आसान पजल फिर छोड़ के आ गए। 2 पजल कम से कम आपको करनी ही है, इससे कम में तो भैया काम नहीं चलेगा। मिनिमम 2 पजल आपको फिर सॉल्व करनी है ना। उसके बाद आपका नंबर आता है फिर क्रिटिकल रीजनिंग का, है ना। अब क्रिटिकल रीजनिंग तो भाई दो धारी तलवार है, ऐसा क्यों, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार है, आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, तब आपकी एक्यूरेसी 90-95% हो सकती है, तो आप क्रिटिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस पिक कर लो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपको क्वेश्चन का माइंडसेट नहीं पता, आपकी रीडिंग थोड़ी वीक है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप क्वेश्चन गलत कर दो, ठीक है। तो इसलिए 2 पजल सिक्योर करने के बाद फिर आप क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल पर आना, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में भी भाई अगर मान लो पैसेज वाला क्वेश्चन आ गया तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, और आप सभी को पता है जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ऑप्शंस बिल्कुल आसपास के ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, पजल को एंड के लिए मत छोड़ना। क्योंकि प्री में हम लोग एंड के लिए क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि प्री में आपका मैक्सिमम एक पजल 2 मिनट का टाइम लेगा, 2.5 मिनट का टाइम लेगा, लेकिन यहां पर आप जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप एंड में आए, आपने एक पजल का क्वेश्चन छोड़ दिया, एंड में 2-3 मिनट ही बचे हैं, तो क्या 3 मिनट में आपकी मेंस की पजल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और मिसलेनियस आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर ही चुके हो, तो आपके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो इसलिए पजल को हम बीच में रखेंगे, उसके बाद हम क्रिटिकल रीजनिंग में जाएंगे। क्रिटिकल रीजनिंग अगर पूरी ही सर के ऊपर से निकल रहे, तुक्के मत मानना भाई, है ना।
तुक्के वाला काम बिल्कुल नहीं करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, रिस्क मत लो, जो क्वेश्चन सही होंगे उनके मार्क्स भी कटवा के आ जाओगे। अगर लग रहा है श्योर शॉट हाँ सही है, समझ आ चुका है, मार्क करना, अदरवाइज मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन जो छोड़ के आए वो कर लेना। टारगेट की अगर बात करें, आपको मिनिमम 15 से 20 मार्क्स तो टारगेट करने ही है रीजनिंग में, या 15 से 20 मार्क्स नहीं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। 15 से 20 मार्क्स बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, है ना। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। और एक अच्छे टारगेट की अगर हम बात करें, एक अच्छा जो स्टैंडर्ड हम अटेम्प्ट बोलते हैं, वो आपका 20 से 25 क्वेश्चन होना ही चाहिए अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से स्कोर निकालना चाहते हैं तो, है ना। ये आपकी रीजनिंग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्वांट की, है ना। क्वांट में देखो भाई, अगेन वही वाली चीज है, 4 से 5 या 3 या 4 डीआई तो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपकी सबसे फेवरेट डीआई केसलेट भी आएगी, क्योंकि मेंस का तो रिकॉर्ड रहा ही है, केसलेट आपका आ जाएगा। केसलेट से काफी सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, लेकिन जिनकी अर्थमेटिक अच्छी होती है, जिन्हें नंबर से खेलने में मजा आता है, वो लोग केसलेट सबसे पहले पकड़ते हैं, अननोन डेटा को निकालते हैं, फटाफट से उड़ा देते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो केसलेट आप कर लेना। अब प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आपकी किस्मत अच्छी है ना, तो किस्मत अगर आपकी अच्छी होगी तो यहां पर आपके पास स्पीड मैथ्स के आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना। लेकिन वो प्री लेवल के नहीं होंगे, वो मेंस लेवल के होंगे। नंबर सीरीज में आपके पास मल्टीपल सीरीज वाला क्वेश्चन आ सकता है, मिसिंग सीरीज वाला क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ए और बी दो सीरीज दी होती है ना, तो ए का लॉजिक निकाल के बी के नंबर निकालो, वो आपको सीरीज दे सकते हैं, है ना। अंडर रूट वाले आपसे क्वाड्रेटिक पूछ सकते हैं, या डीएस तो आपको देखने को मिली, डेटा सफिशिएंसी आपका क्वांट में भी आता है, रीजनिंग में भी आ सकता है ना। तो अगर स्पीड मैथ्स दिख रहा, अगेन स्कैनिंग वाली प्रोसेस यहां भी अपनानी है, पेपर को स्कैन करो बढ़िया तरीके से, उसके बाद जो भी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन है फटाफट से बना दो, ठीक है। अब स्पीड मैथ्स का काम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको कम से कम, अगर मैं बात करूं, बेयर मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन डीआई के करने ही है, ये मिनिमम है, ठीक है। 12 से 15 क्वेश्चन आपको डीआई के करने ही होंगे, इससे कम में काम नहीं चलेगा, है ना। वो डीआई कोई सी भी आ सकती है, आपकी कोई कॉम्बिनेशन डीआई आ सकती है, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आ सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं एंड में आप अर्थमेटिक पर आओगे, जो आपके थोड़े आसान टॉपिक हो गए, जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया, है ना। टाइम एंड वर्क का सवाल कोई आपको देखने को मिल गया, आपको प्रोबेबिलिटी का सवाल मिल गया, मेंसुरेशन भी कर सकते हो, बट थोड़ा कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बाद कहीं जाके आप अर्थमेटिक पर जाना, और अगेन यहां पे भी टारगेट स्कोर जो मैंने रीजनिंग में बताया था, वही आपको टारगेट स्कोर यहां भी लेकर चलना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम यहां पर पैटर्न है, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स आधा घंटा, तो वही टारगेट मार्क्स आपको लेकर चलने हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, कुछ सोल्यूशन नहीं करना, पढ़ना है, तो पढ़ते टाइम बहुत ध्यान से आप पढ़ना, यहां पर स्कैनिंग वाला काम मत करना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस है, थ्योरी है, आप इसमें स्कैन करके जज नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा कठिन है, तो यहां पर आपको स्कैनिंग वाला काम नहीं करना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में नो स्कैनिंग, पहला क्वेश्चन पकड़ो, पढ़ो, डिटेल समझो। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन समझना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कोई चेंज अभी हुआ उसके रिलेशन में कोई और क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। तो पहले रीडिंग वाला पार्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। और जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन स्किप करना सबसे आसान होता है, क्योंकि भाई फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के बारे में कोई चीज पूछी है, आपको नहीं पता, नहीं पता, अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। यहां पर हमने कहानी सुनी है बहुत लोगों के मन से, बहुत लोगों के स्टूडेंट इंटरव्यू में सुना है, फैकल्टी से सुना है कि जनरल अवेयरनेस से मार्क्स निकल के आते हैं भाई मेंस में, जो कि सच भी है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में जब आप एक्यूरेट क्वेश्चन करोगे तब मार्क्स निकल के आएंगे, है ना, तुक्के मार के मार्क्स नहीं निकलेंगे। तो आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस में अगेन लगभग 20 क्वेश्चन अगर आप सही बना लेते हो ना, क्योंकि आपके अगेन यहां पर 40 क्वेश्चन आने, 20 से 25 अगर आप एक्यूरेट क्वेश्चन बना लेते हो तो बहुत अच्छे आप एक पोजीशन पे आ जाओगे। और यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने को है भी नहीं, 15 मिनट है आपके पास, तो थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी चीजों को कवर अप करना होगा, बिल्कुल भी तुक्के मारने की आवश्यकता नहीं है जनरल अवेयरनेस में।
जितने 15, 16, 17, 18 जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एक्यूरेट बनाओ, आगे बढ़ जाओ। आगे नहीं बढ़ोगे तो सेक्शन चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। 40 क्वेश्चन 30 मिनट, मोर देन इनफ टाइम है इंग्लिश में आपके पास, है ना। इंग्लिश आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क के लिए आपने पढ़ा होगा, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आईबीपीएस पीओ के लिए पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। आप पहले आरसी पिक कर रहे हैं, बाद में ग्रामर कर रहे हैं, वो आप फॉलो कीजिए। अगर आप पहले ग्रामर पिक कर रहे हैं, बाद में आरसी पिक कर रहे हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लैंग्वेज अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कैसे आप उसको अटेम्प्ट करते हैं। चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आप जैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। यहां भी क्वेश्चन को आप स्कैन एक बार कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कितने ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, कितने रीडिंग क्वेश्चंस हैं, तो आप जज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंप्यूटर आता है। अगेन 15 मिनट में 40 क्वेश्चन करने, यहां पर भी कोई स्कैन नहीं करना। ठीक है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से आपको क्वेश्चन को पिक करना है और जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाना है, कोई भी तुक्का यहां पर नहीं लगाना है। देयर आर चांसेस कंप्यूटर थोड़ा मॉडरेट आ जाए, हमने देखा था लास्ट ईयर कुछ आपके पास स्टूडेंट्स का ये कहना था कंप्यूटर सर थोड़ा मॉडरेट लगा हमें, और हो सकता है कंप्यूटर में कुछ नए टाइप के सवाल भी आपसे पूछ लिए जाए। तो कंप्यूटर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना। जिनका पीओ का एग्जाम है रिवाइज कर लो फटाफट, बहुत कम दिन आपके पास बचे हैं। जिनका क्लैरिकल का मेंस है आपके पास अभी 10 दिन है। अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ा है और सोच रहे हो बिना पढ़े हो जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से आप कंप्यूटर कवर कर लीजिए, हर एक टॉपिक को बारीकी से देख लीजिए और कंप्यूटर के सेक्शन में भी आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो अब आरआरबी क्लर्क मेंस की बात करें, 6 तारीख को आपका एग्जाम है, आपके पास एग्जैक्टली 10 डेज बचे हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं? पीओ के लिए कुछ एडवाइस अब देना वाजिब नहीं होगा क्योंकि आपका एग्जाम आ ही चुका है। तो जिनका भी भाई आपके पास लास्ट 10 डेज बचे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपके पास सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो जितने ज्यादा आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं उतने ज्यादा आप सेक्शनल मॉक्स दो। ठीक है, ताकि आपको 30 मिनट्स 15 मिनट्स में पेपर अटेम्प्ट करना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जितने ज्यादा आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो आरआरबी पीओ या क्लर्क के, उन सेक्शनल मॉक को आप अटेम्प्ट करो। उसके बाद कम से कम 4 से 5 आपको फुल मॉक्स यहां पर अटेम्प्ट करने हैं। ये बहुत मिनिमम बोल रहा हूं मैं। अगर आपने पहले से मॉक अटेम्प्ट किए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप पहले से मॉक अटेम्प्ट करते हुए नहीं आए हैं मेंस का, तो कम से कम 4 से 5 फुल मॉक्स आपको अटेम्प्ट करने हैं बचे हुए 10 दिनों में। क्योंकि भाई 2 घंटे लगातार बैठने की हैबिट कैसे आएगी? कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और खामियाजा भुगतते हैं। जब मेंस का रिजल्ट आता है अनफॉर्चुनेटली लिखा आ जाता है, क्योंकि मेंस का मॉक कभी दिया ही नहीं होता। सेक्शनल देते रहेंगे बट मेंस का फुल मॉक कभी नहीं दिया होता। फिर वहां पर इतना अनईजी फील करते हैं, 2 घंटे बैठा ही नहीं जाता, क्या करें कैसे करें यार, बैठ ही नहीं पा रहे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो ये सारी परेशानी से अगर आप बचना चाहते हो तो बचे हुए 10 दिनों में 5 फुल मॉक्स दे लो ताकि आपको 2 घंटे बैठने की आदत पड़ जाए। ठीक है, बाकी मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि जिस दिन आप प्री का एग्जाम देकर आए थे उस दिन से ही आपने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी, और रिजल्ट चाहे आज आए, कल आए, परसों आए, 3 दिन बाद आए, आप मेंस के एग्जाम के लिए मेंटली बहुत अच्छे से तैयार हैं। और जैसे ही आप मेंस एग्जाम देने जाएंगे बहुत ही अच्छा आप स्कोर करके आएंगे। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, रिजल्ट आने के बाद पढ़ने का सोच रहे थे, आप देख सकते हो अब 10 दिन भी नहीं बचे और 10 दिन में आप मेंस तो क्या प्री एग्जाम भी क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो जो आपकी प्रिपरेशन थी आई एम प्रिटी श्योर आप उसमें कॉन्फिडेंट होंगे और अपनी तरफ से 110% एफर्ट लगाएंगे आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ मेंस के एग्जाम को क्लियर करने का। ओके, तो जिनका भी भाई मेंस का एग्जाम है आरआरबी पीओ का, आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अभी मैं ये मान के चल रहा हूं जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं आप सभी क्लर्क मेंस का एग्जाम देने जाएंगे क्योंकि अभी तक रिजल्ट आपका अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है ना, चलो भाई, तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से आप एग्जाम अटेम्प्ट करके आइए। एग्जाम एनालिसिस में हम मिलते हैं, होपफुली एग्जाम का रिजल्ट जब आए उस दिन आप सभी लोग ये लिखें कि यस सर आई एम सिलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कमेंट करके जरूर बताना यस सर आई विल क्रैक आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस दिस ईयर, है ना।
और आपके कमेंट्स पर रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। बाकी कोई और भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।